इतिहास में कई अविश्वसनीय सक्सेस स्टोरीज हैं, जीत की ऐसी कहानियां जो हम बार बार सुनाते हैं। लेकिन बाकी कहानियों का क्या? वो जो दबी हुई हैं, समय के साथ खो गई हैं, क्योंकि वे इतनी अजीब थीं या इतनी बुरी थीं कि उन्हें याद नहीं रखा गया। ये एक्सप्लोरेशन की भूतिया कहानियां हैं जो फुसफुसाती हैं कि क्या हो सकता था। आज हम लेदर हेलमेट वाले हीरोज और शानदार नई टेक्नोलॉजी के दौर में वापस जा रहे हैं। एक ऐसा समय जब ऐसा लगता था कि दुनिया का हर कोना आखिर हमारी पहुंच में था। यह एक ऐसी मशीन की कहानी है जो जंग के लिए बनी थी लेकिन बाद में खोज के लिए इस्तेमाल की गई। यह एक मशहूर हीरो, एक बहुत बड़े सपने और कई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स की कहानी है, जिसने पोलर एक्सप्लोरेशन के सबसे भूले हुए रहस्यों में से एक को जन्म दिया। 1938 की गर्मियों में नॉटिलस नाम की एक यूएस नेवी सबमरीन, जिसे एक वर्ल्ड फेमस एक्सप्लोरर चला रहे थे, एक नामुमकिन काम करने निकली। नॉर्थ पोल की सॉलिड आइस के नीचे से सेल करना। यह मिशन किसी साइंस फिक्शन नॉवल के पन्नों से निकला हुआ लग रहा था, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। वो वेसल हेडलाइन से गायब हो गई, उसके मिशन को एक बिजार फेलियर बता दिया गया और उसका क्रू खामोशी और शर्म के साथ वापस लौटा। यह है इस एक्सपीडिशन के डार्क सीक्रेट्स, इसकी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स और इसके इतिहास से गायब होने की असली वजह की भूली हुई कहानी। यह प्लान कितना ऑडेशियस था, यह समझने के लिए आपको पहले उस आदमी को समझना होगा जिसने इसे बनाया था, सर जॉर्ज ह्यूबर्ट विल्किंस। 20वीं सदी की शुरुआत में विल्किंस का नाम एडवेंचर का दूसरा नाम था। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए एक फोर्स ऑफ नेचर थे, एक पायनियरिंग एविएटर, एक डेकोरेटेड वॉर फोटोग्राफर और एक रिलेंटलेस पोलर एक्सप्लोरर। 1928 में वो पहले ट्रांस आर्कटिक फ्लाइट को पूरा करके एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। ये अलास्का से नॉर्वे तक एक सिंगल इंजन प्लेन में एक ब्रूटल 20 घंटे की जर्नी थी। इस फीट ने उन्हें किंग जॉर्ज पंचम से नाइटहुड दिलवाई और तब से वो सर ह्यूबर्ट बन गए, एक्सप्लोरेशन के गोल्डन एज के एक हीरो। ये एक ऐसा दौर था जो पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। साउथ पोल तक तो पहुंच गए थे, लेकिन एवरेस्ट अभी भी अनकॉन्क्वर्ड था और नॉर्थ पोल पृथ्वी के महान रहस्यों में से एक था। इसका गहरा पानी और इसकी मैसिव शिफ्टिंग आइस कैप का निचला हिस्सा चांद जितना ही एलियन था। बर्फ के नीचे क्या राज छिपे थे? क्या वहां पर परमानेंट वेदर स्टेशंस लगाए जा सकते थे ताकि ग्लोबल क्लाइमेट के रहस्यों को सुलझाया जा सके? वैज्ञानिकों के लिए यह पोटेंशियल डिस्कवरी का एक खजाना था। व्यापार के लिए इसने एक रेवोल्यूशनरी शॉर्टकट का वादा किया, एक सब पोलर शिपिंग रूट जो कॉन्टिनेंट्स के बीच यात्रा के समय को कम कर सकता था। लेकिन सर ह्यूबर्ट विल्किंस के लिए यह एक पर्सनल ऑब्सेशन था। यह विचार सबसे पहले उनके दिमाग में 1913 में आया था। बर्फ के ऊपर उड़ते हुए उन्होंने हवाई यात्रा की सीमाएं देखी। यह खतरनाक था और नीचे की दुनिया की सिर्फ एक झलक देता था। लेकिन क्या होगा अगर आप खतरे के नीचे यात्रा कर सकें? इस विचार ने 1930 में अपनी फाइनल शेप ली, एक ऐसी जगह पर जो बर्फीले उत्तर से बहुत दूर थी, एक स्विस महल में, उनके हनीमून के दौरान। वहां अपने दोस्त और अमीर अमेरिकी समर्थक लिंकन एल्सवर्थ के साथ प्लान बनाया गया। वे दोनों हवाई मार्ग से पोल पार कर चुके थे, अब वे इसे नीचे से जीतेंगे। उन्होंने एक मोबाइल लैबोरेटरी की कल्पना की जो बर्फ के नीचे आजादी से घूम सकती थी, प्रयोग करने के लिए खुले पानी में ऊपर आ सकती थी। यह जूल्स वर्न की 20,000 लीग्स अंडर द सी से सीधा लिया गया एक कॉन्सेप्ट था। इसे हकीकत बनाने के लिए विल्किंस को अपनी खुद की नॉटिलस की जरूरत होगी। प्लान सिंपल था, फिर भी दिमाग चकरा देने वाला कॉम्प्लेक्स। एक सबमरीन ढूंढना, उसे पृथ्वी के सबसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के लिए रेट्रोफिट करना और उसे दुनिया के टॉप तक ले जाना। इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और नर्व्स ऑफ स्टील वाले क्रू की जरूरत होगी। लेकिन सर ह्यूबर्ट विल्किंस इम्पॉसिबल को करने में माहिर थे। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू किया, निवेशकों को लुभाया और परफेक्ट वेसल की तलाश की। उन्हें पता नहीं था कि वे एक त्रासदी के लिए मंच तैयार कर रहे थे। 1930 में एक प्राइवेट पोलर एक्सपीडिशन के लिए सबमरीन ढूंढना आसान नहीं था। सबमरीन जंग के हथियार थे, दुनिया की नेवी की गार्डेड प्रॉपर्टी। चूंकि विल्किंस यूएस सिटीजन नहीं थे, वह सीधे तौर पर कोई वेसल नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उनकी फेम ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। यूएस
शिपिंग बोर्ड के साथ एक डील के जरिए उन्होंने एक डीकमीशन्ड वर्ल्ड वॉर आई ईरा सबमरीन USS O-12 को एक सिंबॉलिक $1 प्रति वर्ष पर लीज पर लिया। कैच क्या था? जब एक्सपीडिशन खत्म हो जाती तो उन्हें इसे कम से कम 8,200 फीट पानी में स्कटल करना होता ताकि यह पुराना युद्ध मशीन कभी गलत हाथों में न पड़े। O-12 एक रेलिक था। 1916 में बनी यह एक क्रैम्प्ड डीजल इलेक्ट्रिक बोट थी जिसे कोस्टल पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था और 1930 तक ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑब्सोलीट हो चुकी थी। नेवी के लिए ये स्क्रैप मेटल था, विल्किंस के लिए ये एक डायमंड इन द रफ था। पुरानी सबमरीन को कैमडेन, न्यू जर्सी के एक शिपयार्ड में लाया गया जहां इसे फेमस सबमरीन डिजाइनर साइमन लेक के गाइडेंस में रीबॉर्न किया जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनक्रेडिबल था। O-12 के टॉर्पीडो ट्यूब्स और डेक गन हटा दिए गए थे। उनकी जगह कस्टम बिल्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट का एक सूट इंस्टॉल किया गया, हल को रीइंफोर्स्ड किया गया और स्ले लाइक रनर्स टॉप पर फिट किए गए जिन्हें सबको बर्फ के नीचे से स्लाइड करने देने के लिए डिजाइन किया गया था। साइमन लेक ने आर्कटिक के लिए इंजीनियस सॉल्यूशंस भी तैयार किए। एक पावरफुल ड्रिल लगाई गई थी जो हवा भरने या इंजन चलाने के लिए स्नोर्कल उठाने के लिए 13 फीट बर्फ में बोर करने में कैपेबल थी। एक टॉर्पीडो ट्यूब को डाइविंग चैम्बर में बदल दिया गया था जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करने के लिए एक एयरलॉक था। यह एक वन ऑफ अ काइंड मिशन के लिए कस्टम बिल्ट मॉन्स्टर था। 24 मार्च 1938 को वेसल तैयार था। ब्रुकलिन नेवी यार्ड में एक ग्रैंड सेरेमनी में पुरानी O-12 को ऑफिशियली क्रिस्टेंड किया गया। यह एक मीडिया स्पेक्टेकल था। फेमस ऑथर के ग्रैंडसन जीन जूल्स वर्न भी मौजूद थे और चूंकि प्रोहिबिशन पूरे जोर पर था, सर ह्यूबर्ट की वाइफ लेडी सुजैन बेनेट विल्किंस ने सबमरीन को शैंपेन से नहीं बल्कि आइस क्यूब्स की एक बाल्टी से क्रिस्टेंड किया। जैसे ही बर्फ हल से टकराकर टूटी, सबमरीन को उसका लेजेंडरी नाम दिया गया, नॉटिलस। कैप्टन स्लोअन डैनहॉवर के नेतृत्व में 20 आदमियों के क्रू के साथ नॉटिलस आशा और गर्व का प्रतीक था। इसे करोड़पति लिंकन एल्सवर्थ और न्यूज़पेपर मैग्नेट विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट का सपोर्ट मिला था, जिन्होंने स्टोरी के एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए फ्रंट पेज कवरेज की गारंटी दी थी। दुनिया देख रही थी, कैप्टिवेटेड। जैसे ही नॉटिलस सेल करने के लिए तैयार हुआ, लगा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक्सपीडिशन की शुरुआत पहले से ही डार्क थी। परेशानी का पहला संकेत नॉटिलस के न्यूयॉर्क हार्बर छोड़ने से पहले ही आ गया था। विलार्ड ग्रिमर नाम का एक युवा असिस्टेंट रेडियो इंजीनियर दुखद रूप से पानी में गिर गया और डूब गया। एक ऐसे मिशन के लिए यह एक दुखद शुरुआत थी जिसे मानवीय उपलब्धि का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन उनके शेड्यूल का भारी प्रेशर जो आर्कटिक सर्दियों और उनके स्पॉन्सर हर्स्ट द्वारा तय किया गया था ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। 4 जून 1931 को नॉटिलस आखिरकार न्यूयॉर्क से यूरोप के लिए रवाना हुई। योजना अटलांटिक पार करने की थी, फिर बर्गन, नॉर्वे जाना था ताकि लीड साइंटिफिक टीम को लिया जा सके। लेकिन यात्रा के कुछ ही दिनों बाद डिजास्टर आ गया। 13 जून को एक भयंकर तूफान ने सबमरीन को घेर लिया। फिर एक भयानक क्रैक के साथ स्टारबोर्ड इंजन खराब हो गया। कुछ ही देर बाद पोर्ट इंजन भी खराब हो गया। नॉटिलस पानी में डेड हो गई थी। एक भयंकर तूफान में एक खराब रेडियो के साथ बह रही थी। कई दिनों तक वे संपर्क से बाहर थे और कई लोगों को लगा कि वे खो गए हैं। आखिरकार उनकी डिस्ट्रेस कॉल सुनी गई। गहरे आयरनी के एक पल में उनका रेस्क्यूअर यूएस नेवी बैटलशिप USS वायोमिंग था। शक्तिशाली युद्धपोत ने टूटी फूटी अपमानित नॉटिलस को 1000 मील दूर आयरलैंड के एक पोर्ट तक खींचा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एम्बैरेसमेंट था। दुनिया की सबसे एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन सबमरीन को एक आम फिशिंग बोट की तरह रेस्क्यू करना पड़ा। इंग्लैंड में 1 महीने की रिपेयर्स ने एक्सपीडिशन को बुरी तरह से स्केड्यूल से पीछे कर दिया। देरी का हर दिन मतलब था कि आर्कटिक आइस पैक बढ़ रहा था, जिससे उनके अवसर की खिड़की सिकुड़ रही थी। जब नॉटिलस आखिरकार 5 अगस्त को बर्गन, नॉर्वे पहुंची, तब तक 1 महीना देर हो चुकी थी। क्रू का मोराल गिर रहा था। उन्होंने एक हीरोइक एडवेंचर के लिए साइन अप किया था, लेकिन अब तक उन्हें केवल मिजरी और पब्लिक ह्यूमिलिएशन ही मिली थी। वे नॉर्वे से निकल पड़े और उत्तर की ओर बढ़े। एक ऐसा जहाज जो संदेह से घिरा हुआ था और डिजास्टर जिसका पीछा कर रहा था। डिजास्टर की इस लगातार कड़ी ने क्रू का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था।
वे विल्किंस जैसे हीरोइक खोजकर्ता नहीं थे, वे प्रोफेशनल सेलर थे जिन्होंने एक डेयरिंग लेकिन सेन मिशन के लिए साइन अप किया था। उन्हें जो मिला वह एक लीक होती, अनरिलायबल नाव और एक ऐसा लीडर था जिसकी अटूट दृढ़ता अब रेकलेसनेस लग रही थी। जैसे जैसे नॉटिलस नॉर्वे से पोलर आइस की ओर बढ़ रही थी, जहाज पर माहौल म्यूटिनस होता जा रहा था। आदमी ठंडे, थके हुए और आगे क्या होगा इस बात से डरे हुए थे। उन्होंने अधिकारियों से दूर फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम में गुप्त बैठकें करना शुरू कर दिया। आम सहमति स्पष्ट थी, नॉटिलस एक डेथ ट्रैप थी और बर्फ के नीचे डाइव करना एक सुइसाइड मिशन था। रिंग लीडर, जिनके बारे में माना जाता था कि वे चीफ पेटी ऑफिसर्स में से थे, ने एक प्लान बनाया। वे विल्किंस का सीधे सामना नहीं करेंगे। इसके बजाय वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सबमरीन कभी कोशिश न कर पाए। एक रात अंधेरे और इंजनों के शोर की आड़ में वे स्टर्न तक गए। भारी रेंचेस और स्लेज हैमर्स का उपयोग करके उन्होंने उस क्रिटिकल हार्डवेयर पर हमला किया जो सबकी डाइव करने की क्षमता को नियंत्रित करता था। उनका टारगेट मुख्य डाइविंग रडर्स खुद नहीं थे, बल्कि वह मैकेनिज्म था जो उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ता था। उन्होंने कनेक्टिंग रॉड्स को काट दिया और हाइड्रोलिक लाइंस को नुकसान पहुंचाया, जिससे पूरा सिस्टम बेकार हो गया। यह एक जानबूझकर सोचा समझा सबोटाज का कार्य था। वे नाव को डुबाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और खुद को, जिसे वे ग्लोरी की एक फैनेटिकल खोज मानते थे, उससे। जब डैमेज को खोजा गया तो ऑफिसर्स गुस्से में थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। एक सबमरीन की छोटी सी जगह में आप अपने क्रू के एक बड़े हिस्से को जेल नहीं कर सकते। एक फॉर्मल इंक्वायरी को इंतजार करना पड़ता। विल्किंस और डेनहॉवर अब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में थे। एक खराब वेसल और एक हॉस्टाइल क्रू के साथ आगे बढ़े, या पूरी तरह से हार मानकर वापस लौट जाए। अपने बैकर्स और अपनी अदम्य भावना के प्रति अपने ऑब्लिगेशन से प्रेरित होकर विल्किंस ने अपना चुनाव किया। उन्होंने नॉटिलस को उत्तर की ओर बढ़ते रहने का आदेश दिया। मिशन तब कॉम्प्रोमाइज हो गया था जब उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन की बर्फ को देखा भी नहीं था। 19 अगस्त 1931 को नॉटिलस आखिरकार पोलर आइस पैक तक पहुंच गई। वे लगभग 22 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच गए थे, जो किसी भी वेसल द्वारा अपनी शक्ति से इतनी दूर उत्तर तक यात्रा करने का एक बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन यह तो सिर्फ स्टार्टिंग लाइन थी और वे एक टूटी हुई सबमरीन और एक टूटे हुए क्रू के साथ पहुंच रहे थे। 22 अगस्त को सैबोटाज के बावजूद ऑर्डर दिया गया था, डाइविंग के लिए तैयार। क्रैम्प्ड कंट्रोल रूम में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। यह वह पल था जो सभी खर्च और पीड़ा को जायज ठहराएगा। लेकिन जैसे ही कमांडर स्लोअन डेनहॉवर ने अपनी फाइनल चेकिंग की, उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें पहले से ही क्या डर था। डाइविंग कंट्रोल्स बेकार थे। पूरी तरह से श्योर होने के लिए उन्होंने एक्सपीडिशन के मास्टर डाइवर फ्रैंक क्रिली को अंतिम इंस्पेक्शन के लिए बर्फीले पानी में भेजा। क्रिली की रिपोर्ट उनके मिशन के लिए ऑफिशियल डेथ नेल थी। डाइविंग रडर्स और उनके मैकेनिज्म टूट गए थे। डाइविंग रडर्स एक सबमरीन की डेप्थ और एंगल को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना एक सबमरीन ऐसी है जैसे बिना एलिवेटर वाला प्लेन। यह अपने बैलास्ट टैंकों में पानी भरकर डूब सकती है, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके बिना जग्ड, अनप्रिडिक्टेबल आर्कटिक बर्फ के नीचे एक जर्नी करने की कोशिश करना सुसाइड होगा। रहस्य अब उन लोगों के लिए रहस्य नहीं था जो जहाज पर थे। कैसे अब साफ था, तोड़फोड़ क्यों डर और निराशा का परिणाम था। वह शक जिसने माहौल को खराब कर दिया था अब एक कंफर्म अनकही सच्चाई थी। नॉर्थ पोल को जीतने का सपना टूट गया था। सबमरीन खराब हो गई थी, बर्फ के किनारे पर बेकार तैर रही थी। घर से हजारों मील दूर सिर्फ एलिमेंट्स से नहीं बल्कि अंदर से भी हार गई थी। कंफर्म तोड़फोड़ एक करारा झटका था, लेकिन सर ह्यूबर्ट विल्किंस फंस गए थे। वह बर्फ और उम्मीदों के बोझ से फंस गए थे। उनके स्पॉन्सर विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट ने एक कहानी में इन्वेस्ट किया था और एक साफ अल्टीमेटम भेजा था। अगर विल्किंस ने एक ड्रामेटिक हेडलाइन नहीं दी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल बर्बादी और अपनी रेपुटेशन के अंत का सामना करते हुए विल्किंस ने पूरी निराशा से एक फैसला लिया। अगर नॉटिलस कंट्रोल डाइव नहीं कर सकता था तो वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। 31 अगस्त को उसने क्रू को जानबूझकर सबमरीन को डुबोने का आदेश दिया। बैलास्ट टैंकों में पानी भरकर
उसने नाव की फॉरवर्ड मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसे एक बर्फ के टुकड़े के किनारे के नीचे धकेल दिया। यह एक अविश्वसनीय रूप से लापरवाह पैंतरा था। स्ट्रेस्ड मेटल की कराहट के साथ नॉटिलस आगे बढ़ी। उसका मजबूत हल बर्फ के खुरदुरे तल से रगड़ खा रहा था। एक छोटे भयानक समय के लिए वे पानी में डूब गए थे। उन्होंने यह कर दिखाया था। आर्कटिक बर्फ के नीचे यात्रा करने वाली इतिहास की पहली पनडुब्बी। उन्होंने ऐसे कुछ छोटे भयानक स्यूडोडाइव किए। यह एक खोखली जीत थी। यह अनियंत्रित क्रैशिंग व शानदार खोज नहीं थी जिसका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन यह एक हेडलाइन जरूर थी। अगले 2 हफ्तों तक विल्किंस और वैज्ञानिक टीम ने जो कर सकते थे वह किया। वे बर्फ के किनारे के पास रहे, टूटी फूटी नॉटिलस को एक तैरते हुए रिसर्च स्टेशन में बदल दिया। उन्होंने तापमान और पानी के नमूने लिए, ग्रेविटी मापी और डेटा इकट्ठा किया। अपनी महत्वाकांक्षा के मलबे से जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाया। उनके निष्कर्षों से नवगठित वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित पहला वैज्ञानिक पेपर निकला। लेकिन समय निकलता जा रहा था। बर्फ से घिरे 3 हफ्तों के बाद पनडुब्बी में रिसाव हो रहा था और मनोबल टूट चुका था। यहां तक कि विल्किंस को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने घर लौटने का आदेश दिया। वापसी का सफर उतना ही खतरनाक था। क्रिपल्ड नॉटिलस फिर से एक भयंकर तूफान में फंस गया। हल को बहुत नुकसान हुआ और इंजन्स फिर से फेल हो गए। वे 20 सितंबर को मुश्किल से नॉर्वे के बर्गेन बंदरगाह पहुंचे। नॉटिलस फिर कभी खुले समुद्र में नहीं चलेगा। पोर्ट में जांच से पता चला कि सबमरीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और एक्सपीडिशन दिवालिया हो गया था। क्रू को पैसे देकर चुपचाप घर भेज दिया गया। कोई टिकर टेप परेड नहीं हुई। बस कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या गलत हुआ। सर ह्यूबर्ट विल्किंस के लिए यह उनके करियर का सबसे निचला बिंदु था। उनका अभी भी यूएस नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था। जब जहाज रिपेयर के लायक नहीं रहा तो उन्होंने उसे डुबोने की अनुमति मांगी और उन्हें मिल गई। 20 नवंबर 1931 को कभी गौरवशाली नॉटिलस को नॉर्वे के एक गहरे फ्योर्ड में ले जाया गया। उसके सीकॉक्स खोल दिए गए और उसे जानबूझकर डुबो दिया गया, जो सतह से 128 फीट नीचे गायब हो गया और इसके साथ ही कहानी खुद ही गायब हो गई। यह अजीब एक्सपीडिशन इतनी बुरी तरह से क्यों भुला दी गई? दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में डूब रही थी। जनता बेरोजगारी से जूझ रही थी। एक्सप्लोरर्स की महंगी सक्सेसों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। नॉटिलस एक्सपीडिशन, जो कभी एक रोमांचक साहसिक कार्य था, अब एक एम्बैरेसिंग फ्लॉप था। हर्स्ट के नेतृत्व में मीडिया ने जल्दी ही रुचि खो दी। कहानी सुर्खियों से गायब हो गई और एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक अजीब फुटनोट बन गई। तो क्या 1931 का नॉटिलस एक्सपीडिशन पूरी तरह से फेल हो गया था? अपने मेन गोल के हिसाब से हाँ, यह एक मैकेनिकल कैटास्ट्रोफी और पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर था। लेकिन लंबे समय में इसकी असफलता सफलता के लिए एक जरूरी स्टेपिंग स्टोन थी। विल्किंस ने यह प्रूव कर दिया था कि एक सबमरीन आर्कटिक में ऑपरेट कर सकती है, कि वह बर्फ के कांटेक्ट से बच सकती है और यह एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकती है। वह फेल हो गया था, लेकिन वह इस तरह से फेल हुआ था कि उसने आगे का रास्ता रोशन कर दिया। 27 साल बाद कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन सनशाइन लॉन्च किया, एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन जो विल्किंस ने सोचा था वही करने के लिए। इस मिशन के लिए भी वेसल का नाम यूएसएस नॉटिलस SSN 571 था, लेकिन यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती थी और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था। 3 अगस्त 1968 को कमांडर विलियम आर एंडरसन ने न्यूक्लियर नॉटिलस को ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के नीचे से गाइड किया। यह एक फ्लॉलेस सक्सेस थी। 1931 का फेल हुआ सपना 1968 की स्ट्रेटेजिक रियलिटी बन गया था। सर ह्यूबर्ट विल्किंस अपना विजन सच होते देखने के लिए जिंदा रहे। उसी साल बाद में 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और वह एक आखिरी ख्वाहिश छोड़ गए। 17 मार्च 1959 को एक और न्यूक्लियर सबमरीन USS स्केट नॉर्थ पोल पर सतह पर आई। उसके क्रू ने एक सॉलम सेरेमनी में सर ह्यूबर्ट की आखिरी रिक्वेस्ट पूरी की। उन्होंने उनकी राख को दुनिया के टॉप पर बर्फ पर बिखेर दिया। वह एक्सप्लोरर जो अपनी नॉटिलस में पोल तक पहुंचने में फेल हो गया था, आखिरकार उस टेक्नोलॉजी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया
जिसे उसकी डूम्ड एक्सपीडिशन ने इंस्पायर करने में मदद की थी। नॉटिलस की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हिस्ट्री केवल सक्सेसों से नहीं लिखी जाती, बल्कि उन एम्बिशियस फेलियर्स से भी बनती है जो रास्ता बनाते हैं। अगर आपको एक्सप्लोरेशन के एक भूले हुए चैप्टर में यह जर्नी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्री की गहराइयों से ऐसी और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। 1931 की नॉटिलस का मलबा अभी भी उस नॉर्वेजियन फ्योर्ड के डार्क कोल्ड पानी में पड़ा हुआ है। 2005 में जर्मन ओशनोग्राफर डॉ हंस फ्रिक और अमेरिकी एक्सप्लोरर डॉ स्टीवर्ट नेल्सन के सह नेतृत्व में एक एक्सपीडिशन ने आखिरकार इसकी लोकेशन को फिर से खोजा। एक साइलेंट मेटल गोस्ट जो उस बर्फ के सपने देख रहा था जिसे उसने कभी पूरी तरह से जीता नहीं था। यह जीत का नहीं बल्कि हिम्मत का स्मारक है, एक ग्रैंड इम्पॉसिबल आइडिया जो बहुत जल्दी पैदा हुआ था, फिर भी मरने से इनकार कर दिया। अंधेरे में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था जब तक कि उसका समय नहीं आ गया।